शुरू करें। 29 जनवरी 2024 को दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने अपने कैबिनेट में एक नई सोलर पॉलिसी पास की। इस सोलर पॉलिसी को देश की शायद सबसे बेहतरीन और प्रोग्रेसिव पॉलिसी के तौर पे सराहा गया। यह एक ऐसी पॉलिसी है जो दिल्ली में रहने वाले 400 यूनिट से ज्यादा बिजली कंज्यूम करने वालों को भी जीरो बिजली का बिल मिल सके, इसका प्रावधान करती है। अभी तक दिल्ली में दिल्ली सरकार 200 यूनिट तक बिजली फ्री देती है, 200 से 400 यूनिट पे 50% सब्सिडी देती है। लेकिन ये पहली बार एक ऐसी पॉलिसी आई जिसके माध्यम से 400 यूनिट से ज्यादा बिजली प्रयोग करने वालों का भी बिजली बिल जीरो हो सकता था। तो स्वाभाविक बात थी कि दिल्ली के लोगों ने इसका स्वागत किया, इसके प्रति बहुत उत्साह बना। जब से मुख्यमंत्री जी ने इसको अनाउंस किया, उसी दिन से हमें फोन आने लगे, व्हाट्सएप आने लगे दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से कि हम कब से इस पॉलिसी के तहत सोलर पैनल लगवा सकते हैं। जो एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान इस पॉलिसी का था वो ये था कि सोलर पॉलिसी के हर यूनिट को जनरेट करने पर जो अपने घर पे सोलर रूफटॉप लगाएगा उसको सरकार बिजली बनाने के पैसे देगी। दैट मीन्स कि अगर मेरे घर के छत पर सोलर प्लांट लगता है, मैं जितनी बिजली जनरेट करती हूं मुझे फ्री तो मिलेगी, लेकिन उसके अलावा सरकार इस सोलर पावर जनरेशन के लिए मुझे अलग से पैसे देगी। 3 किलोवाट तक की बिजली के लिए 3 रुपए यूनिट इंसेंटिव दिया जाएगा सरकार से, और 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक 2 रुपए प्रति यूनिट का इंसेंटिव दिया जाएगा। तो ना सिर्फ मेरा बिजली का बिल जीरो आएगा, मैं सोलर पावर प्लांट के माध्यम से, रूफटॉप सोलर पावर प्लांट के माध्यम से पैसे कमा भी सकती हूं। यह इतनी एम्बिशियस सोलर पॉलिसी है कि दिल्ली के बढ़ते हुए इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के बावजूद इस सोलर पॉलिसी के माध्यम से हमारा यह टारगेट है कि 2027 तक दिल्ली में इस्तेमाल होने वाली 20% बिजली सोलर एनर्जी के माध्यम से आएगी, जो शायद मेरे ख्याल से किसी भी राज्य से ज्यादा होगा। 29 जनवरी को इस पॉलिसी को कैबिनेट द्वारा पास किया गया। उसके 2-1 दिन बाद एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैबिनेट के डिसीजन का आया। फिर पावर डिपार्टमेंट ने इस फाइल को एलजी साहब के पास भेजा। यह बहुत दुख की बात है कि एलजी साहब द्वारा इतनी बेहतरीन सोलर पॉलिसी जो दिल्ली के लोगों को फायदा देगी, जो पर्यावरण को फायदा देगी, जो प्रदूषण को कम करेगी, एलजी साहब सबसे पहले तो इस फाइल को लेके बैठ गए। उन्होंने कई दिन तक इस फाइल को वापस ही नहीं भेजा। फिर इस मुद्दे को पावर डिपार्टमेंट ने एलजी ऑफिस से परस्यू किया। मैंने व्यक्तिगत तौर पर एलजी ऑफिस से बात कर करके कई बार यह सवाल पूछा कि सोलर पॉलिसी की फाइल कब वापस आएगी, क्योंकि हमें सोलर पॉलिसी को नोटिफाई करना है। हमारे इतने परस्यू करने के बाद जब एलजी साहब इस फाइल को और रोक नहीं पाए तो उन्होंने ऊल जलूल सवाल लगाकर इस फाइल को वापस भेज दिया। यह ऊल जलूल सवाल लगाने से, ये ऑब्जेक्शन लगाने से क्या होता है, इस ऑब्जेक्शन का मतलब क्या होता है, आप इस बात को समझिए कि अब जब अनेकों सवाल के साथ फाइल वापस आएगी, जब ऑब्जेक्शन के साथ फाइल वापस आएगी, तो वो एक अफसर से दूसरे अफसर के पास जाएगी, दूसरे अफसर से तीसरे अफसर के पास जाएगी, तीसरे अफसर से चौथे अफसर के पास जाएगी, और ये फाइल घूमती रह जाएगी। यह ऑब्जेक्शन लगाने का सिर्फ एक ही ध्येय है कि इस पॉलिसी को रोका जाए और अगले महीने आने वाली आचार संहिता से पहले इस पॉलिसी को नोटिफाई नहीं होने दिया जाए, इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं होने दिया जाए। क्यों?
क्योंकि अगर ये सोलर पॉलिसी नोटिफाई हो जाती है और अगर ये सोलर पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाती है तो दिल्ली वालों को इससे फायदा होगा। दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल की सरकार से खुश होंगे, उनके पॉलिसीज से खुश होंगे, उनको वोट डालेंगे। तो आज एलजी साहब इस शहर की, इस राज्य की सबसे बड़े संवैधानिक पद पे बैठे होने के बावजूद अपनी पद की गरिमा को भूलकर आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। आज वो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में वोट दिलवाने के लिए आज वो अब हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मैं आप सबके माध्यम से एलजी साहब से ये निवेदन करना चाहूंगी कि दिल्ली सोलर पॉलिसी एक बहुत शानदार पॉलिसी है। उससे ना सिर्फ दिल्ली वालों को फायदा होगा बल्कि उससे दिल्ली में पोल्यूशन रोकने में भी फायदा होगा। तो मेरा उनसे आग्रह है कि इस सोलर पॉलिसी पे राजनीति ना करें, इस सोलर पॉलिसी को रोकने का प्रयास ना करें, इस सोलर पॉलिसी को डिले करने का प्रयास ना करें। यह सोलर पॉलिसी दिल्ली वालों के हक में है और दिल्ली के एलजी होने के नाते, दिल्ली के गार्जियन होने के नाते ये उनकी भी जिम्मेदारी है, ये उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दिल्ली वालों की हक की पॉलिसीज को पास करें। थैंक यू। मैम, क्या एलजी पूछ तो सकते हैं, अगर कुछ उनके मन में सवाल है पूछ तो सकते हैं। इससे पहले भी तो उन्होंने सवाल पूछे हैं, तो इस बार क्या कुछ या समय ज्यादा लगा है, क्या कुछ नया हुआ इस बार? दूसरा सवाल इसमें यह है कि उन्होंने कहा कि इसमें पॉलिसी में ऐसा प्रावधान है इससे दूसरे लोगों को फायदा होगा। रेस्को प्रावधान की बात उन्होंने कही जिससे बिजली कंपनियों को फायदा होगा। ये कुछ निजी कंपनियों को फायदा। ये रेस्को प्रावधान क्या है, अगर आप फिर दोनों को बता दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात आप इस बात को समझिए, ये निर्णय कैबिनेट के द्वारा 29 जनवरी को हुआ। आज इस निर्णय को हुए तकरीबन 1 महीना हो गया। ये फाइल कम से कम 2 हफ्ते से एलजी साहब के ऑफिस में पड़ी है। अगर उन्हें से कोई सवाल पूछना होता, वो रोज रोज दिल्ली सरकार के अफसरों को अपने ऑफिस में बिठाए रहते हैं। अगर उन्हें सिर्फ कोई सवाल पूछना होता, कोई क्लैरिफिकेशन लेना होता तो वो अफसरों से पूछ सकते थे, वो मुझसे पूछ सकते थे। वो इतने दिन फाइल क्यों लेकर बैठे? अब जब आचार संहिता कुछ ही दिन में लगने वाली है तो अनेकों सवाल और अनेकों ऑब्जेक्शन लगाकर फाइल को वापस भेजना इतनी लेट सिर्फ एक चीज को दर्शाता है कि आचार संहिता लगने से पहले इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट होने से वो रोकना चाहते हैं। वरना इतने दिन तक फाइल क्यों लेकर बैठे? उन्होंने हमसे बुलाया क्यों नहीं? अफसरों को बुलाया क्यों नहीं? फोन लगाकर पूछ लेते, मुझे एज पावर मिनिस्टर आपने अपने ऑफिस में बुला लेते, चर्चा कर लेते। लेकिन इस मौके पर फाइल को वापस भेजना सिर्फ और सिर्फ आचार संहिता से पहले सोलर पॉलिसी को रोकने का प्रयास है। दूसरी बात, जो आपने बात कही कि वो निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, ये उन्होंने फाइल पर नहीं लिखी है, ये उन्होंने मीडिया में प्लांट करी है। सबसे पहली बात, मुझे इस बात का अचंभा है कि इतने ऊंचे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को आज मीडिया में स्टोरीज प्लांट करने की जरूरत क्यों है, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि जब वो ये आप लोग भी जर्नलिस्ट होने के माध्यम से इस बात को याद रखें कि कुछ दिन बाद अगर ये मामला कोर्ट जाएगा तो एलजी ऑफिस वहां पे एफिडेविट फाइल कर देगा कि हमने कोई ऐसी खबर नहीं दी है, हमने कोई प्रेस रिलीज नहीं दी है, जैसा वो कई मामलों में पहले कर चुके। लेकिन फिर भी मैं सवालों का जवाब दूंगी। ये रेस्को मॉडल और स्पेसिफिकली हाइब्रिड रेस्को मॉडल क्या होता है? देखिए, सोलर पॉलिसी जब हम लेके आते हैं सोलर पॉलिसी, तो हमने ऐसा पाया है कि जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल या रोड ब्लॉक होता है लोगों को सोलर पैनल लगवाने में, सोलर प्लांट अपने रूफटॉप पे लगाने में, वो होता है उसका अपफ्रंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट।
कि सोलर जो आपके पैनल्स हैं उसको लगाने में आपका शुरू में लाखों रुपए का खर्चा आ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कितने यूनिट का, कितने किलोवाट का प्लांट लगा रहे हैं। हालांकि दिल्ली सरकार भी इसमें कुछ सब्सिडी दे रही है, केंद्र सरकार भी इस कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए सब्सिडी दे रही है अपनी सोलर पॉलिसी के तहत, लेकिन फिर भी एक अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट करने में कई बार लोग हिचकिचाते हैं। ये रेस्को मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसके माध्यम से कोई प्राइवेट कंपनी जो सोलर प्लांट्स लगाती है वो अलग अलग लोगों के रूफटॉप पर, चाहे वो किसी ऑफिस का रूफटॉप हो, चाहे किसी कमर्शियल बिल्डिंग का रूफटॉप हो, या किसी के घर का रूफटॉप हो, किसी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का रूफटॉप हो, रेस्को मॉडल के हिसाब से जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेट कंपनी करेगी, जो रूफटॉप है वो घर का मालिक देगा, और जिसके घर पे रूफटॉप सोलर लग रहा है उसको बिना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किए सस्ती सोलर बिजली मिलेगी। ये है रेस्को मॉडल। इस बार हमने एक हाइब्रिड रेस्को मॉडल भी शुरू किया है, जिसके माध्यम से अगर मैं एक होम ओनर हूं और मेरे छत पे जगह कम है, तो कोई एक रेस्को कंपनी जो सोलर प्लांट्स लगाती है वो अलग अलग लोगों की छत की स्पेस को एग्रीगेट करके वो एक सोलर प्लांट लगा सकती है। और अगर मेरी छत पे छोटी भी जगह हो, मैं किसी और की छत का फायदा उठा के वहां पे सोलर प्लांट लगवा सकती। बताइए ये अच्छी स्कीम है कि खराब स्कीम है? ये स्वाभाविक बात है कि ये बहुत ही अच्छी स्कीम है कि जो अपफ्रंट पैसा नहीं भी लगाना चाहता, जिसके छत पर भी जगह नहीं है सोलर पैनल लगाने की, उसको भी इस रेस्को मॉडल के माध्यम से और इस हाइब्रिड रेस्को मॉडल के माध्यम से सोलर बिजली इस्तेमाल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस शहर के पर्यावरण को बचाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इस शहर में प्रदूषण कम करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये ऑब्वियस बात है कि ऐसी पॉलिसी पर कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन इस पर सवाल उठाना सिर्फ और सिर्फ इस पॉलिसी को आचार संहिता से पहले रोकने का प्रयास है। मैम एक सवाल है, आगे क्या करेंगे आप? मैम सवाल है आपसे कि इससे थोड़ा इससे हटकर है, भारतीय ये बताया जा रहा है कि CAA लेके आ सकती है केंद्र सरकार, वो भी मार्च के पहले ही हफ्ते में, और उसके लिए पोर्टल भी तैयार कर लिया गया है, सारी तैयारी जो है वो कर ली है। इससे पहले भी बहुत सारा विवाद जुड़ा रहा है CAA से, लेकिन अब एक बार फिर इसकी तैयारी। देखिए, ये जो हरकतें भारतीय जनता पार्टी कर रही है, चाहे कह रही है कि हम CAA लेके आ जाएंगे, चाहे वो चुनाव से पहले नई नई घोषणा कर रही है, अपने विपक्ष पे हमले कर रही है, विधायक खरीदने का प्रयास कर रही है, डिफेक्शन का प्रयास कर रही है, ये सारे लक्षण 400 पार वाली पार्टी के तो नहीं है। ये सारे लक्षण दिखा रहे हैं कि मोदी जी को इंडिया अलायंस से डर लग रहा है। ये सारे लक्षण दिखा रहे हैं कि मोदी जी को पता है कि देश की जनता महंगाई से परेशान है, कि मोदी जी को पता है कि देश की जनता बढ़ती हुई बेरोजगारी से परेशान है, और उनको ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार उतना वोट नहीं पड़ने वाला, इसलिए वो चुनाव से पहले हर संभव प्रयास कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से अपनी मेजॉरिटी लेकर आए। थैंक यू।